यह साल था 1947। जून की तपती हुई गर्मियों के दौरान जब लोग लू से बचने के लिए बाहर नहीं निकल रहे थे, तभी वायसराय हाउस के पीछे आग उठ रही थी। ये मामूली आग नहीं थी, इस आग में हिस्ट्री को मिटाया जा रहा था। एक बहुत सोची समझी साजिश जिसे ऑपरेशन लेगेसी कहा जाता है। यह एक सीक्रेट ऑपरेशन था। इस दौरान उन लाखों फाइल्स को जला दिया गया जिसमें रियासती राजाओं की पर्सनल लाइफ, उनके काले चिट्ठे, उनके द्वारा लोगों को कैसे सताया गया, ये सब कुछ शामिल था। लेकिन अंग्रेज इन समझौतों को क्यों जला रहे थे? क्योंकि इन फाइल्स में राजाओं के साथ होने वाले सीक्रेट समझौते भी थे जो आज़ाद भारत में अंग्रेजों के लिए शर्मिंदगी की वजह बन जाते शायद। इसीलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले यही काम किया कि जब आज़ादी की नई सुबह हो तब कोई ऐसा सबूत न रह जाए जो ऑफिशियली ब्रिटिश हुकूमत की साख पर बट्टा लगा दे। ये दोस्तों वो एप्स्टीन फाइल्स थी जो किसी के हाथ नहीं लगी, नहीं तो आज जिस नज़र से हम रियासती राजाओं को और ब्रिटिश हुकूमत को देखते हैं वो शायद बिल्कुल बदल जाता, अपसाइड डाउन हो जाता। ये कहानी रियासतों को जोड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उन राजाओं के अहंकार की जो हज़ारों सालों की अपनी जागीरें छोड़ना नहीं चाहते थे, और उन नायकों की जिन्होंने बाल्कनाइजेशन यानी भारत के टुकड़े टुकड़े होने के खतरे को वक्त रहते भाप लिया। आज मैं आपको भारत की इन्हीं रियासतों के राजाओं की अजीबोगरीब शौक और उनके वो किस्से सुनाऊंगा जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूपीएससी आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की यूपीएससी टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पस से डिजाइन किया है कि आपका प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे, बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको जो आपको यूपीएससी माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं, और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब ब्रिटिश कंट्रोल के बाहर 565 रियासतें थी। इन्हें जोड़ने का काम किया था सरदार पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन ने। यह रियासतें देश के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई थी और आजाद थी। माने ब्रिटिश हुकूमत का कंट्रोल था, लेकिन अपनी जनता से टैक्स लेना और महलों में रहकर अपनी रियासत पर शासन करना अभी भी इनके अधिकार में था। ब्रिटिश पत्रकार और नॉवेलिस्ट रुडयार्ड किपलिंग ने एक बार भारत की रियासतों के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राजा एक अलग ही नस्ल के लोग हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इमेजिन करो एक ऐसे दौर को जहां पर इंडिया की 40% लैंड, लगभग आधी आबादी इन राजाओं के रहमो करम पर जी रही थी। ये जनता जाहिरन बहुत अमीर या वेल टू डू नहीं थी, लेकिन इसी आबादी पर रूल करने वाले इन राजाओं की अमीरी के किस्से सुनकर आज के दौर के एलन मस्क या जेफ बेजोस भी शायद हैरत में पड़ जाएं। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर की किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट। इसमें उस टाइम की 562 रियासतों के राजाओं को फबल्ड ब्रीड या फिर एक काल्पनिक प्रजाति की तरह दिखाया गया है जो अपनी बेशुमार दौलत और सनक के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। ये राजा असल में ब्रिटिश एम्पायर की उस पॉलिसी के तहत उपजे थे जिन्हें इंटरनल मैटर्स में तो भर भर के ताकत मिली हुई थी, लेकिन उनके पास असली पावर नहीं थी, ना ही इनके पास डिप्लोमेटिक ताकत थी। इसी पॉलिटिकल इनएक्टिविटी और बेहिसाब दौलत के कॉम्बिनेशन में ऐसी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिली जिन्हें आज इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। हिस्टोरियंस इस दौर को महारानी और महाराजाओं की सनक का दौर कहते हैं। असली कहानी अब शुरू होती है। इस ठाट बाट और अजीबोगरीब सनक में सबसे पहले नंबर पर आते हैं पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह। इनको द मैग्निफिसेंट कहा जाता था। फ्रीडम एट मिडनाइट में कॉलिंस लिखते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी उनके 136 किलो वजन और 6 फुट 4 इंच के लंबे डील डॉल की तरह विशाल और विस्मयकारी थी। महाराजा भूपिंदर सिंह की लाइफ का सेंटर उनका वो बहुत बड़ा हरम था जिसमें 350 महिलाएं रहती थी। इस हरम की खासियत सिर्फ ये नहीं थी कि यहाँ महिलाएं रहती थी, बल्कि ये थी कि यहाँ पर एक पूरे गवर्नमेंट ऑफिस की तरह पर मैनेजमेंट किया जाता था। एक स्पेशलिस्ट की फौज होती थी जो नई महिलाओं को चूज करती थी और उनको सुंदर दिखाने का काम करती थी। महाराजा की सनक इस हद तक थी कि उन्होंने हरम के एक हिस्से को लेबोरेटरी में बदल दिया था।
इस लैब में फ्रांस और ब्रिटेन के डॉक्टर और प्लास्टिक सर्जन उनकी फेवरेट महिलाओं की शक्ल को उन मॉडल्स में बदलने की कोशिश करते थे जिनकी फोटोज लंदन के फैशन मैगजीन में छपती थी। उनके हरम में अलग अलग कामुक पेंटिंग्स बनी होती थी प्लेजर को जगाए रखने के लिए। अगर आज उनसे जुड़े वो डॉक्यूमेंट मिल जाते जो जला दिए गए तो शायद और भी बातें पता चलती, लेकिन क्लियरली आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस अय्याशी और विलासिता का जीवन वो जी रहे थे। यही नहीं, अपनी फिजिकल पावर और इस अय्याशी को बनाए रखने के लिए वो दूसरे काम भी करते थे। उनके डॉक्टर सोने, मोती, जड़ी बूटियों और यहाँ तक कि गौरैया के ब्रेन से बनी अजीबोगरीब दवाइयाँ तैयार करते थे। सबसे अजीब किस्सा उनका वो कवच है जिसमें 1001 नीले और सफ़ेद हीरे जड़े हुए थे। इसका बीमा लंदन लॉयड्स कंपनी में था जिसकी कीमत $10 लाख थी। एक पुरानी परंपरा थी, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि महाराजा साल में एक बार अपनी प्रजा के सामने केवल इसी वक्ष कवच को पहनकर नग्न अवस्था में आते थे। केवल इसी वक्ष कवच को। यह उनके लिए अश्लीलता नहीं थी बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान था जहां प्रजा उनके अंगों की पूजा करती थी और यह माना जाता था कि उनके शरीर से निकली जादुई शक्तियां बुरी आत्माओं को दूर भगाएंगी। भूपिंदर सिंह के बारे में कहानी यह भी थी कि महाराजा भोजन के इतने शौकीन थे कि वो एक दिन में 10 किलो भोजन कर सकते थे। आई नो कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन लिखा यही है किताब में। दोस्तों, ये वही महाराजा है जिन्होंने शराब में पटियाला पैक शुरू किया, जो आज इंडिया में खास तौर पर शराब के लिए एक अलग मेजरमेंट है। लेकिन भूपिंदर सिंह दोस्तों अकेले ऐसे राजा नहीं थे जो इस तरह का शौक रखते थे। विलासिता की इस दौड़ में जूनागढ़ के नवाब महाबत अली खान अपनी अलग ही सनक के लिए जाने जाते थे। नवाब को कुत्तों के लिए एक ऐसा जुनून था जो पागलपन की हद को पार कर चुका था। उनके पास लगभग 800 से 2000 के बीच में कुत्ते थे। इनके लिए स्पेशल घर थे। जब जूनागढ़ के लोग गरीबी में जी रहे थे तब इनके महल में कुत्तों के लिए बिजली थी, टेलीफोन था और नौकरों की फैसिलिटी थी। महाबत अली खान ने अपनी सनक का इस्तेमाल अंग्रेजों को नीचा दिखाने के लिए भी किया। जब उन्होंने शिमला में अपने कुत्तों को शाम को सूट पहना कर रिक्शा में घुमाया तो वहां रहने वाली ब्रिटिश महिलाएं भड़क उठी थी, पता नहीं क्यों। कुत्तों के लिए इनका प्रेम इस कदर था कि उन्होंने अपनी पालतू कुतिया रोशन आरा और एक गोल्डन रिट्रीवर बॉबी के बीच बहुत ही आलीशान शादी कराई। इस शादी में भारत के तमाम बड़े राजाओं और खासम खास लोगों को इनवाइट किया गया था। रियासत में 3 दिनों की छुट्टी घोषित की गई थी। इस शादी में माउंटबेटन तक को इनवाइट किया गया और हालांकि उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया। आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट मूव। मज़ेदार बात यह है कि नवाब को अपने कुत्ते इतने प्यारे थे कि जब वो आज़ादी के वक्त पाकिस्तान भागे तो कुत्ते तो पूरे लेकर चले गए, लेकिन चार्टर्ड जो प्लेन था उसमें जगह की कमी थी और इसके चलते नवाब ने अपनी एक बेगम को उतरने पर मजबूर कर दिया और उसके साथ उसका बच्चा भी। जब वो कराची पहुंचे तो वहां मौजूद ऑफिसर्स ये देखकर हैरान रह गए कि जहाज़ का दरवाज़ा खुलते ही नवाब से पहले उनके कुत्ते बाहर निकले और जहाज़ के पहियों पर पेशाब करने लगे। नवाब महाबत खान का ये बिहेवियर उस टाइम के शासकों की मेंटल सिचुएशन या कंडीशन को दिखाता है जहां पर प्रजा या परिवार से ऊपर उनकी अपनी पर्सनल सनक हुआ करती थी। अब अगर ये दोनों आपको सनक लगती हैं तो अब आप मिलने वाले हैं एक ऐसे शासक से जो सनक भरी हद तक कंजूस था। जी हाँ, इन शासक का नाम था मीर उस्मान अली खान। ये कोई और नहीं, हैदराबाद के निज़ाम थे और ये दुनिया के एक टाइम पर सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे। लेकिन इसके बावजूद वो ऐसे रहते थे जैसे कोई भिखारी हो। ये कोई सिंपल लाइफस्टाइल वाला मामला नहीं है कि भाई आपके पास बहुत पैसा है और फिर भी आप अपना नॉर्मल ही रहते हो। वो रहते ही गरीबों की तरह थे। उनकी कंजूसी के किस्से इस हद तक प्रसिद्ध थे कि वो अपने मेहमानों की छोड़ी हुई सिगरेट के टुकड़े उठाकर पीते थे। अपनी चाय एक पुराने टिन के बर्तन में पीते थे, जबकि उनके पास सोने के ऐसे ऐसे बर्तन थे जिसमें 200 लोग एक साथ खाना खा सकते थे। दोस्तों, ये सब वो उस्मान अली कर रहे थे जो एक हीरे को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। और ये हीरा आम हीरा नहीं था, ये 185 कैरेट का हीरा था और इसकी कीमत करोड़ों में होती थी। आज के हिसाब से उनकी टोटल प्रॉपर्टी $236 बिलियन थी। उनके खजाने में सोना टन्स में और हीरे को किलोग्राम के हिसाब से तौला जाता था। इतने अमीर निज़ाम ने 35 साल तक सिर्फ एक ही तुर्की टोपी पहनी। वाह! बाकी आपको तो पता है कि हैदराबाद को ये पाकिस्तान में मिलाने के फेवर में थे और आज़ाद रहने के फेवर में भी थे, जिसे बाद में ऑपरेशन पोलो के तहत भारत का हिस्सा बनाया गया। अभी तक की सनकों में दोस्तों आपको कोई बहुत वायलेंट सनक नहीं लगी होगी, लेकिन अलवर के महाराजा जय सिंह का नाम सबसे खौफनाक सनक रखने वाले राजाओं में से आता है। ये खुद को भगवान राम का अवतार मानते थे। डोमिनिक लैपियर लिखते हैं कि महाराजा ने बाघों के शिकार के लिए छोटे बच्चों को चारे की तरह रखा। पोलो मैच में अपना आदेश न मानने पर घोड़ों को जिंदा जला दिया
बाय द वे ये वही महाराजा हैं जिन्होंने रॉल्स रॉयल्स कंपनी से बदला लिया था। उनकी ये कहानी आपने खूब सुनी होगी कि लंदन में एक बार एक सेल्समैन ने उन्हें नॉर्मल कपड़ों में देखकर उनकी बेइज्जती कर दी, तो उन्होंने उस शोरूम की सभी 6 कारें खरीदी और उन्हें भारत मंगवाया। भारत में नगर पालिका के कचरे और गंदगी ढोने के काम में लगा दिया। ये इतनी बड़ी घटना थी कि रॉल्स रॉयल्स कंपनी की इंटरनेशनल इमेज पर डेंट पड़ा। कंपनी को फिर अपने ही किए की माफी मांगनी पड़ी। आज भी ये कारें आपको अलवर में देखने को मिल जाएंगी। आज भी ये किस्सा ब्रांड रेपुटेशन के मामले में दुनिया भर में पढ़ाया जाता है कि बॉस ऐसी गलती मत करना। रियासतों की ये कहानियां दोस्तों यहीं तक नहीं रुकती। इसमें बड़ौदा के महाराज का वो कोट भी शामिल है जो सोने के तारों से बुना हुआ था। वेट, ऐसा ही कुछ मैंने सुना भी है। साथ ही जयपुर का वो सीक्रेट खजाना भी इन कहानियों का हिस्सा है जिसे महाराजा अपनी पूरी लाइफ में केवल एक बार देख सकते थे। यही नहीं, ओडिशा की ढेंकानाल रियासत के महाराजा अपनी ताकत के प्रदर्शन के लिए हाथियों का संभोग शो कराते थे और कपूरथला के महाराजा के पास दुनिया का सबसे बड़ा पुखराज था। लैपियर लिखते हैं कि सिंधिया राजघराने के जय विलास पैलेस में एक खास चांदी की रेलगाड़ी होती थी जो डाइनिंग टेबल पर मेहमानों को खाना परोसती थी। ये 19th सेंचुरी की एक अनोखी टेक्निक थी। इसे एक कंट्रोल बोर्ड के जरिए चलाया जाता था। अक्सर खुद महाराजा इसे मेहमानों को खाना परोसने के लिए कंट्रोल करते थे। कहते हैं कि एक बार जब वायसराय के सामने भोजन परोसा जा रहा था तो तारों में कुछ खराबी आई। गाड़ी के ऊपर रखा शोरबा और भुना हुआ गोश्त मेहमानों पर गिर गया। इससे महाराजा काफी शर्मिंदा हुए। तो दोस्तों ये सभी किस्से उस दौर की गवाही देते हैं जहां राजा अपनी ताकत और अपनी प्रतिष्ठा को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। मनोवैज्ञानिक रूप से अगर देखें तो इन सनकों के पीछे ब्रिटिश राज का वो कंट्रोल था जिसने राजाओं से उनकी असली ताकत को छीन लिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने अपनी एनर्जी और अपना पैसा इन अजीबोगरीब कामों को करने में लगा दिया। लेकिन क्या दोस्तों इतिहास की ये पूरी तस्वीर है? नहीं, क्योंकि जहां एक तरफ विलासिता का नंगा नाच था वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दूरदर्शी राजा भी थे जो आज के मॉडर्न इंडिया का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने जो समाज सुधार, जो सोशल रिफॉर्म किए वो उस दौर की ब्रिटिश सोच से भी कहीं आगे थे। 1906 में उन्होंने अपने राज्य में फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन देनी शुरू की। ये वही महाराजा हैं दोस्तों जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पिलर डॉक्टर BR अम्बेडकर को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजा। महाराजा ने न सिर्फ उन्हें स्कॉलरशिप दी थी बल्कि अपने स्टेट में अम्बेडकर को जॉब भी दी थी। महाराजा गायकवाड़ जानते थे कि अगर प्रजा को एजुकेट नहीं करेंगे तो उनका राज्य तरक्की नहीं कर पाएगा। इसी तरह मैसूर रियासत की कहानी भी किसी मिसाल से कम नहीं है। महाराजा कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ, इनके शासनकाल में मैसूर को मॉडल स्टेट कहा जाता था। उन्होंने सर M विश्वरैया जैसे दूरदर्शी इंजीनियर को अपना दीवान बनाया और कृष्ण राजा सागर बांध बनवाया। ये डैम उस टाइम का एशिया का सबसे बड़ा डैम था। दोस्तों मैसूर भारत की पहली ऐसी रियासत थी जिसने इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन शुरू किया और बेंगलोर को सिटीज ऑफ लाइट बनाया। टाटा ग्रुप को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस को इस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने जमीन दी और फंडिंग देने का काम भी किया। इस तरह से एक पहलू अगर जो मैंने आपको वीडियो में बताया है सनक भरे कामों का है, तो दूसरा पहलू मॉडर्न इंडिया को मजबूत दौर शुरू करने वाला भी है। इसीलिए दोस्तों सबसे बड़ा सवाल होता है कि अगर इन राज्यों को आज़ाद भारत में और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाती तो क्या आज का भारत और भी ज़्यादा डेवलप होता? इतिहासकारों के बीच आज भी इसको लेकर बहस होती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना। फिलहाल अब मैं आपको बताता हूँ उस डार्क चैप्टर के बारे में जो 1947 की आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको इंट्रो में बताया था। 1947 में जब विभाजन की रेखाएं खींची जा रही थी तब ब्रिटिश पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के चीफ कॉनरेड कॉफील्ड ने एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला। उन्होंने ऑपरेशन लेगेसी के तहत राजाओं को उकसाया कि वो अपनी आज़ादी की मांग करें। द गार्जियन की एक बहुत ही फेमस रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली और सिंगापुर जैसे सेंटर्स में हजारों सरकारी दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया गया। इन डॉक्यूमेंट्स में वो सीक्रेट्स थे जो बताते थे कि कैसे अंग्रेजों ने राजाओं की कमजोरियों का इस्तेमाल किया, कैसे उनकी प्राइवेट लाइफ की कहानियों के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया और कैसे साम्राज्य ने भारत को अंदर से खोखला किया। इस तरह से ये आग लगाने का काम सिर्फ रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने का काम नहीं था, ये आने वाली पीढ़ियों को उनकी एक्चुअल हिस्ट्री से दूर कर देने की घटना थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने 25 जुलाई 1947 को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में अपना वो हिस्टोरिकल भाषण दिया। इसे इतिहास लास्ट वार्निंग की तरह देखता है। उन्होंने राजाओं को साफ शब्दों में कहा कि 15 अगस्त के बाद ब्रिटिश छत्र छाया खत्म हो जाएगी और उन्हें अपने पड़ोसी डोमिनियन यानी भारत या पाकिस्तान के साथ जुड़ना होगा। माउंटबेटन ने भूगोल के दबाव की बात की, लेकिन कई राजा इसे अपने साथ विश्वासघात मान रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अंग्रेज उन्हें भेड़ियों के सामने छोड़कर जा रहे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं उस वक्त के बंद कमरों में किस तरह की साजिशें रची जा रही थी?
त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर ने खुलेआम अपनी आज़ादी की घोषणा की थी। हालांकि बाद में एक जानलेवा हमला उनके ऊपर हुआ और उसके बाद उस फैसले को उन्होंने वापस ले लिया। इस पूरी सिचुएशन से निपटने के लिए पटेल और वीपी मेनन की जोड़ी ने जो किया वो किसी जासूसी नॉवेल से कम नहीं है। सरदार पटेल जहां अपनी भारी आवाज और अपनी इच्छा शक्ति से राजाओं को डराते थे, वहीं मेनन अपनी मीठी बातों और एडमिनिस्ट्रेटिव चतुराई से उन्हें समझौते के कागज पर दस्तखत करने के लिए मना लेते थे। एक बहुत ही मशहूर किस्सा जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह का है। जब मेनन उन्हें समझाने के लिए गए तो 18 साल के महाराजा ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने अपनी पेन पिस्तौल निकाली और मेनन की कनपट्टी पर तान दी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारे दबाव में नहीं आऊंगा। लेकिन इतने के बावजूद मेनन डरे नहीं। उन्होंने शांति से कहा कि वो उनकी पेन पिस्तौल का स्वागत करेंगे, लेकिन वो भारत की एकता के साथ समझौता नहीं करेंगे। आखिरकार महाराजा को झुकना पड़ा। क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक जीत थी या एक उभरते हुए लोकतंत्र की पहली बड़ी नैतिक विजय थी? दोस्तों, इतिहासकार कैरोलिन एल्किंस का मानना है कि इन रियासतों का विलय सिर्फ नक्शा बदलने का काम नहीं था, बल्कि एक पुरानी सामंती व्यवस्था की मौत और एक नए नागरिक बोध का जन्म था। 1951 आते आते जिन राजाओं के सामने हजारों लोग झुकते थे, वो महज पेंशन भोगी नागरिक बन चुके थे। उनके पास प्रिवी पर्सेस तो थे, लेकिन उनकी ताकत छिन चुकी थी। धीरे धीरे उनके महल खंडर होने लगे या उन्हें होटल में तब्दील करना पड़ा। दोस्तों, आखिर में एक गहरा सवाल आपके लिए है कि अगर ऑपरेशन लेगेसी के वो डॉक्यूमेंट हमारे सामने होते तो क्या हम अपने उन पूर्वजों और राजाओं को उसी नज़र से देखते जैसे आज देखते हैं, या फिर हमें पता चलता कि आज़ादी की कीमत उस समझौते से कहीं ज़्यादा थी जो आज हम समझते आए हैं। दोस्तों, हिस्ट्री सिर्फ अतीत नहीं है, ये एक तरह का आईना है जिसमें हम अपनी आज की गलतियों और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को भी देखते हैं। ये धुआं भले ही बंद हो गया, आग बुझ गई, लेकिन उन पुरानी रियासतों की कहानियाँ आज भी भारत की मिट्टी की महक में कहीं ना कहीं दबी हुई। तो दोस्तों, ये थी कहानी रियासतों की, और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ, द फ्रीडम एट मिडनाइट। इस पर एक सीरीज़ भी आई हुई है, लेकिन सीरीज़ से ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा कि ये बुक ज़रूर पढ़ें। इस बुक को पढ़ते समय आपको बहुत सारी डिटेल्स पता चलेगी, कैसे जिन्ना फोर्स कर रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन पर, दबाव बना रहे थे आज़ादी को लेकर, किस तरह से महात्मा गांधी ने अपना बहुत ही बड़े लेवल पर योगदान दिया, किन मजबूर परिस्थितियों में उन्हें विभाजन को लेकर अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ी, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे थे, सरदार पटेल क्या कर रहे थे, गांधी किस तरह से अपने आखिरी समय में जब लोग जश्न मना रहे थे आज़ादी का, वो दंगों में शामिल लोगों को दंगे से दूर कर रहे थे, शांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। ये सारा कुछ बताता है माउंटबेटन के टाइम पर किस तरह से भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, कैसे अलग अलग लोगों को बनाया गया। रियासतों की ये पूरी कहानी जो है उसमें मैंने ज़्यादातर डिटेल्स यहीं से ली है। तो अगर आप चाहते हैं तो आपको अमेज़ॉन पे बुक मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी। आप कहीं से भी इस बुक को लें, पढ़ें ज़रूर, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये किताब आपको बोर नहीं करेगी, उल्टे आपको कुछ ऐसे इंसाइट्स दे जाएगी जो आपको बदल देगा, मेरे हिसाब से तो बदल देगा। बाकी आप क्या सोचते हैं अपने राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी कोई और भी टॉपिक हैं आपके पास जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो अपनी राय दीजिए, हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।